हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन तक पढ़ लिए थे। लास्ट में थोड़ा सा मेरा छूटा था। कौन सा टॉपिक? एरियल ऑक्सीडेशन के अलावा कोरिजन छूटा था और रेंसिडिटी, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केस बेस्ड स्टडी आता है, इसी पर बनकर आता है। आप क्लास 10th में हो तो आप कभी पिछला पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा किस टाइप का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आज तक जो प्रश्न बने हैं इस पर केस बेस पर बने हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, एरियल ऑक्सीडेशन। सबसे पहला हेडिंग क्या डालोगे? एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन ये आपका क्या है? हेडिंग है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एरियल ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस इन एयर, ठीक है, कॉजेस किससे हो? ऑक्सीजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस जो एयर के उपस्थिति में सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ बनता है या कुछ रिएक्शन हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखोगे क्या? द प्रोसेस, क्या लिखोगे? द प्रोसेस इज कॉजेड बाई द प्रोसेस इज कॉजेड बाई ऑक्सीजन in the presence of air is called aerial oxidation, ठीक है। एयर की उपस्थिति में ऑक्सीजन से कोई चीज रिएक्ट कर लेता है तो यह प्रक्रिया किसमें कहलाता है? एरियल ऑक्सीडेशन। अब ये जो एरियल ऑक्सीडेशन है हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है, क्या इफेक्ट डालता है? अगर आपसे कोई पूछ ले इफेक्ट ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे डेली लाइफ, ठीक है। हमारे प्रतिदिन या दैनिक जीवन के अनुसार प्रतिदिन ये क्या इफेक्ट डालता है, उसकी अगर बात की जाए तो पहला नंबर पर जो आएगा वो आता है कोरिजन। क्या आता है? कोरिजन। और दूसरे नंबर पर हम लोग को पढ़ना है रेंसिडिटी। दूसरे नंबर पर हम लोग को क्या पढ़ना है? रेंसिडिटी। क्लियर है? रेंसिडिटी, ये दो आपको पढ़ना है, ठीक है। और यही दो आपकी बुक में दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? अगर आपसे कोई अब पूछेगा कि कोरिजन क्या होता है, ठीक है, कोरिजन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कोरिजन। देखो हेडिंग पहले डालते हैं कोरिजन, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे कोरिजन क्या है, तो कोरिजन एक तरह का मेटल, जो मेटल होता है ना, उस मेटल की बात होती है। तो मेटल का खपत होना, ईटन कोई खा जा रहा है, किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर, एयर, वाटर के उपस्थिति में, प्रेजेंस में यदि किसी मेटल कोई ईटन हो रहा है, ग्रेजुअली ईटन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिजन, ठीक है। द प्रोसेस, क्या लिखोगे? द प्रोसेस आर eaten gradually up of metal, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो मेटल का खपत हो रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर
एयर वाटर एंड मॉइस्चर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ग्रेजुअली ऑफ मेटल। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इन द प्रेजेंस थोड़ा हटा दो, इसके अलावा आप लिख लो when it come to contact with, ये ठीक है, contact with air water and moisture। ठीक है, एयर वाटर एंड मॉइस्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ग्रेजुअली ऑफ मेटल व्हेन इट कम टू कांटेक्ट विथ एयर वाटर एंड मॉइस्चर। यदि इन सभी के कांटेक्ट में यदि कोई मेटल आता है तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे टूट के गिरने लगते हैं, या उन पर क्या होता है, ये जो मूर्छा बोलते हैं ना, देसी भाषा में मूर्छा लग जाता है। तो मूर्छा जो लग जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक्चुअल में लोहे की बात नहीं किया, ठीक है, आयरन की बात नहीं किया, मैंने किसकी बात की, मेटल की। मैंने किसकी बात की, मेटल। एक्चुअल में मेटल में ही आयरन आता है। ठीक है, तो दुनिया, मैंने बोला कि कोई भी चीज, ठीक है, जैसे आप गोल्ड देखियो, गोल्ड सिल्वर ये सब देखियो, तो इनमें क्या होता है, ब्लैक कलर का कार्बन चढ़ जाता है। तो जो ब्लैक कलर का कार्बन है, ये जो ब्लैक कलर का कार्बन है, ये भी एक तरह क्या है, कोरिजन। तो इसको थोड़ा बोलेंगे कि ये क्या लग गया आपका, मूर्छा लग गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कोई भी चीज लगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार मूर्छा ही लगे। मूर्छा जो लगता है वो कहाँ लगता है, लोहे पर, ओनली एंड ओनली लोहे पर। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि इन द केस ऑफ आयरन, ये बोल सकते हो इन द केस ऑफ आयरन, इन द केस ऑफ आयरन। ठीक है, अगर ये कोरिजन इन द केस ऑफ आयरन अगर देखा जाए तो इसी को इज नोन एज, लिख सकते हो, इज नोन एज, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है तो किसके प्रेजेंस में आएगा, तो आपको पता है एयर वाटर एंड मॉइस्चर के उपस्थिति में होगा। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन जो है, ध्यान सुनो, आयरन जो है या तो मॉइस्चर बोल दे, ध्यान सुनना, या तो वाटर प्लस ऑक्सीजन बोल दे, या एयर प्लस ऑक्सीजन बोल दे। ठीक है, ये भी बोलेगा तब पर ही चलेगा, मतलब ये बोले तब पर भी, ये तीनों में से कोई भी बोले, तीनों से ये। ठीक है, तो आप एक चीज ये आप याद रखोगे। ठीक है, एक चीज आप ये याद रखोगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, साइड में इसको कहीं कर लेते हैं, इधर बगल में कर लेते हैं। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि कोरिजन कैसे लगता है। तो मान लो आयरन है, आयरन के साथ एयर होगा, एयर के साथ होगा XH2। अब समस्या ये है कि XH2 क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता नहीं है कि पानी है कि मॉइस्चर में कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, आपको पता नहीं है। ऑक्सीजन होगा, एयर में ऑक्सीजन O2 प्रेजेंस होता है, डायरेक्ट इसमें रिएक्ट करेगा, लेकिन नमी आएगा तभी कुछ होगा, मॉइस्चर आएगा तभी कुछ होगा। तो जब ये मिलता है तो बनता है Fe2O3, ये 2 है ना, O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये जो फार्मूला बना, यही होता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, यही होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और एक चीज और, रस्टिंग ऑफ आयरन का कलर अगर पूछ ले तो रेडिश ब्राउन, लेकिन रेड ब्राउन लिख लेते हैं हम लोग, रेड एंड ब्राउन। ठीक है, रेड और ब्राउन कलर का होता है। क्लियर है। अब समस्या क्या है कि भाई मूर्छा लग रहा है, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है तो इसका प्रिवेंशन, बचाव कैसे करोगे, बचाव भी तो जरूरी है। तो बचाव करने के लिए एक और हेडिंग डालोगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, प्रिवेंशन। ठीक है, हम लोग बचाव कैसे करेंगे, ठीक है, कोरिजन का बचाव कैसे करेंगे। तो पहले नंबर पर लिखोगे पेंट करके, किसी को पेंट करके। ठीक है, आयरन है तो आयरन क्या कर देंगे, पेंट करते, घरों में देखोगे ना
पेंट करते हैं, प्राइमर फिर करते हैं, प्राइमर के बाद पेंट करते हैं। दूसरा नंबर, अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हो तो वहां पर देखोगे ग्रीस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या यूज करते हो? ग्रीस यूज करते हो। तीसरा नंबर ऑयल भी यूज करते हो। चौथा नंबर, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। चौथा नंबर गैल्वानाइजेशन, ये आप याद रखोगे, गैल्वानाइजेशन ये एक तरह का प्रोसेस है, ये एक तरह का प्रोसेस है, ये एक तरह का क्या है? प्रोसेस है। किस प्रकार का? जैसे मैं बोल दिया कि ये आपके पास एक आयरन है, आयरन का टुकड़ा है, Fe का टुकड़ा है, तो इस आयरन के Fe के टुकड़े के ऊपर एक दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाएगी, एक दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाएगी, ठीक है। और ये मान लो अभी के लिए मैंने Zn का प्रयोग किया, तो Zn की परत मैंने आयरन पर चढ़ा दिया, और Zn की परत आयरन पर चढ़ने के कारण ये क्या होगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कांटेक्ट में कभी आयरन आ ही नहीं पाएगा, जिंक आएगा, तो इसलिए इसको क्या करेगा? बचा लेगा। तो गैल्वानाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिस पर किसी मेटल के ऊपर अनदर मेटल का लेप लगाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? लेप लगाया जाता है, ठीक। इसके अलावा एक और वर्ड आता है, कहीं कहीं आपको एक वर्ड बस आता है, याद रखिएगा, लुब्रिकेंट बनाना, लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है, इसका मतलब हिंदी में जान लो, चिकना होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज स्मूथ बना दो, स्मूथ, कि कोई पानी उस पर टप पड़े तो वो क्या हो जाए? फिसल जाए, तो स्मूथ लुब्रिकेंट बना सकते हो। ये हम लोग एक्चुअली ग्रीस ऑयल लगा के इनको क्या बनाते हैं? स्मूथ बनाते हैं, ठीक है। तो ये उसी में चला जाएगा, इसमें नहीं है कि हाँ अलग से है, ये उसी में है, ठीक है। आपको इसमें प्रिवेंशन में मेन जो इम्पोर्टेंट है वो गैल्वानाइजेशन है। गैल्वानाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जो दूसरे मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेप लगाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके। तो दूसरा टॉपिक हम लोग के पास आता है रेंसिडिटी। क्या आता है? रेंसिडिटी। ध्यान सुनो बच्चों, रेंसिडिटी। अब आपसे कोई पूछेगा रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी आपका कहने का मतलब कि आपके पास यदि फूड कंटेनिंग ऑयल या फैट है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये एरियल ऑक्सीडेशन के कारण या ऐसे समझो कि एयर के प्रेजेंस में यदि इसमें से इसका टेस्ट स्मेल अनप्लीजेंट आने लगा, टेस्ट और स्मेल अनप्लीजेंट आने लगेगा, तो ऐसे फूड को, ऐसे भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे भोजन को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, मतलब वो आपका महक रहा है, ठीक है, टेस्ट उसका बेकार हो गया है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसका डेफिनेशन आप लिखोगे द अनप्लीजेंट, ध्यान सुनिएगा, द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, the unpleasant smell and taste, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, TAST, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, और comes from food containing, comes from food containing oil and fat, ठीक है, ऑयल कंटेनिंग, ठीक है, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इन द प्रेजेंस ऑफ aerial oxidation is known as रेंसिडिटी, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो जाए, आपका क्या हो जाए, यहाँ पर
फूड जो भी है उसमें क्या हो, बैड स्मेल आने लगे, बेकार टेस्ट आने लगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए भोजन को हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं बहुत जगह। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो भी भोजन है वो एरियल ऑक्सीडेशन लिखा ना, तो एरियल ऑक्सीडेशन में मैंने क्या लिखा था, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज खराब हो रहा है। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन में ना, ऑक्सीजन वहां होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो भी ऑयल कंटेनिंग फूड है, मतलब ऑयल होना चाहिए फैट वाला, मेन बात कर रहा है ऑयल फैट वाला फूड। ठीक है, तो ऑयल फैट वाला जो फूड है वो किससे खराब हो रहा है, ऑक्सीजन से। तो होगा क्या, इससे बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो बचाव, अगर प्रिवेंशन की बात किया जाए, ध्यान सुनो बच्चों, अगर आपसे प्रिवेंशन की बात किया जाए, ठीक है, प्रिवेंशन बचाव की बात की जाए, तो सबसे पहला है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऐसा एक यंत्र या उपकरण बनाइए जिसमें ऑक्सीजन को बैन हो, वो अंदर जा ही ना पाए। तो ऐसे दो चीज का नाम जिक्र मैं कर रहा हूं, एक BH ए होता है और एक होता है BHT होता है। ठीक है, BHA और BHT, इसका मतलब क्या है, BHA का मतलब है ब्यूटाइलेटेड, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, एक तरह का ये फैक्ट्री बनता है, फैक्ट्री टाइप में, जहां पर स्टोर करते हैं भोजन को। ठीक है, और इसका मतलब है सेम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल के जगह पर यहां हो जाएगा टाउलिन। ठीक है, एनिसोल के कहा हो जाएगा, टाउलिन हो जाएगा। ठीक है, या टाउलिन एनिसोल ये आप पढ़ोगे, ये एक तरह का क्या होता है, संरचना देखोगे इस तरीके से बनता है, मैं बताया चलो क्या बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है, एक एनिसोल यहाँ बनता है, ये यहाँ बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है, आप क्लास 11th में इन सब के बारे में बात करोगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्या याद रखना है, BHA और BHT, क्योंकि पिछले बार में जब क्लास 10th का पेपर हुआ था तो वहां पर रेंसिडिटी से सवाल आया था, तो वहां पर बोला जाता है कि बाय यूजिंग कौन कौन सा है, तो वहां पे एक जिक्र कर दिया था BHA, और BHA का फुल फॉर्म पूछ लिया था। ठीक है, समझ में आया, क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है। आगे हम लोग बात करें प्रिवेंशन, ये 1 था। ठीक है, ये हम लोग प्रिवेंशन कौन था, पहला, और हम लोग अब बात करेंगे प्रिवेंशन नंबर 2। ठीक है, प्रिवेंशन नंबर 2 कहता है कि जो भी आपका फूड कंटेनिंग ऑयल फैट है उसको पैकेजिंग करते समय नाइट्रोजन गैस का यूज करें। ठीक है, तो लिखोगे पैकेजिंग ठीक है, पैकेजिंग ऑफ पैकेजिंग बाय नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2, इस गैस से क्या होगा, पैक करना है। जैसे आप चिप्स खाते हो ना, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उसमें गैस भरा होता है, तो उसमें देखो ऑयल और फैट वाले होते हैं ना, तो वो किस गैस से भरा होता है, नाइट्रोजन गैस, उसमें क्या होता है, N2। इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे चिप्स और कुरकुरे खाते हैं, अगर कुरकुरे चिप्स में से गैस निकली हुई है तो आप ये मत समझिए कि वो अच्छा है, वो बेकार हो चुका है। ठीक है, भले आपको बाद में कुरकुरा ही लगे, लेकिन आपका वो बाद में पेट खराब कर सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा तीसरा नंबर हम लोग का है, तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर है हम लोग का बाय कीप अ फूड या कीप अ फूड एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंटेनर बनाओ जिसमें एयर मतलब ऑक्सीजन उसमें जा ना पाए।
अगर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर जो रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। इसके बाद और प्रिवेंशन करना है तो चौथा नंबर हम लोग बात करते हैं कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजिनेटर होता है। ठीक है, मतलब किस में रखोगे? फ्रीज में रखोगे। फ्रीज में रखने से क्या होता है? तो फ्रीज में रखने से एक्चुअल में क्या होता है, पूछ भी लेता है ना कि ऐसा क्या होता है कि नहीं हो पाता, तो बोलोगे फ्रीज में रखने से टेम्परेचर फ्रीज का लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है? लो, जिसके कारण रेंसिडिटी जो होता है, रेंसिडिटी जो होता है वो भी स्लो हो जाता है, उसका प्रक्रिया भी क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है टेम्परेचर के कारण। ठीक है, वहां स्लो होता है। पांचवा आप क्या याद रखोगे कि फूड आर कीप्ड अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, मतलब जो भी भोजन है उसको कहाँ दूर रखोगे? प्रकाश से दूर रखोगे। ठीक है, जहां पर छाया हो, अच्छी चीज, कीचड़ इसीलिए बनता है। ठीक है, धूप में रख दे तो जल्दी कोई चीज खराब हो जाता है। ठीक है, कोई भी आप खाने वाला चीज लिए हो, गर्म है, और उसको फूड जल्दी धूप में रखे रहो, देखो वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि फूड में रखने से क्या होता है, अंदर ऑक्सीडाइज एक वैक्यूम बना लेता है वहां पर, तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तो समझ में आया कैसे बचाएंगे? पहले लाइट से दूर रखेंगे, रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे, एयर टाइट कंटेनर रहेगा, नाइट्रोजन गैस यूज करेंगे। इसके अलावा 2 तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इतने प्रिवेंशन आप लिख दोगे, आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक क्या है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप इसके बाद अपना एक्सरसाइज करोगे एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज करते समय आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो डाउट होगा। ठीक है, आप अपने से ही पूरा कर लोगे। क्लियर है? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे, तो उसको मैं क्या करूँ, जब खाली मौका रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है वो भी मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, जैसे चेंज इन कलर का कुछ क्वेश्चन है जो आपको देता है एग्जाम में, वहां पर बच्चे थोड़े दिक्कत हो जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आगे चैप्टर पढ़ाता रहूंगा। एक आध वीडियो उस पर मैं क्वेश्चन इकट्ठा करके बना दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।